हेलो व्यूअर्स, इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जो कभी कभी प्रैक्टिकल सिचुएशन बनती है मार्केट्स में, और ये समझाने का मौका हर रोज़ नहीं मिलता क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है। बट आज जो कॉन्सेप्ट हमने समझना है वो ये है कि किस तरह से हम नॉर्मली मान के चलते हैं कि जो निफ्टी है या सेंसेक्स है, जो इंडेक्सेस हैं बेसिकली, वो पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज एक ऐसा दिन था जब ये इंडेक्सेस मार्केट को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। तो इंडेक्सेस कुछ कर रहे थे और ओवरऑल मार्केट कुछ और कर रही थी। इससे मेरा क्या मतलब है मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, और ये सिचुएशन में क्या एग्जैक्टली हो रहा होता है और क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। पर अगेन, इससे पहले कि आगे बढ़ें, मेरी किसी तरह की यहाँ बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है, और उसके अलावा किसी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ना मैं सेबी के साथ या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड हूँ। तो आप जो भी ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, उसके रिस्क को अंडरस्टैंड करें, और हो सके तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट ज़रूर कर लें। तो मैंने गूगल पे जाके सिंपली NSE एडवांसेस एंड डिक्लाइन सर्च किया, और फिर मनी कंट्रोल का जो ये लिंक है ये मैंने ओपन किया है। तो सबसे पहले अब यहाँ NSE बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, और आप देख सकते हैं कि NSE में जो निफ्टी है वो तकरीबन 0.02% की मूवमेंट, यानी ना बराबर मूवमेंट है। यानी निफ्टी जहाँ कल था वहाँ का वहीं है। तो ये 20,000 के पास यानी 19,993 पे दिखा रहा है कि ये क्लोज हो गया। और अगर हम BSE को देखते हैं तो BSE में भी तकरीबन वही सिचुएशन है कि वो थोड़ा सा नेगेटिव था, ये थोड़ा सा 0.14% पॉजिटिव है, बल्कि कि ऊपर गया और 94 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है। और 67,000 के अगेंस्ट 94 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, 0.14% सिर्फ ये ऊपर क्लोज हुआ। तो जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो चीज़ मैं आज एक्चुअली पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको अगर दिखाई दे कि इंडेक्स ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, इंडेक्स जो है वो 0% ऊपर गया, 0% नीचे गया, तो आप क्या समझोगे कि मार्केट फ्लैट थी। पर क्या सच में आज मार्केट फ्लैट थी? ऐसा नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी 50 में जो इंडेक्स खुद है, 19 स्टॉक ऐसे थे जो पॉजिटिव में थे, यानी उनकी कीमत बढ़ी आज, और 32 स्टॉक ऐसे थे जो नीचे गिरे। तो पहले तो इंडेक्स इटसेल्फ अगर हम देखें तो उसमें 19 स्टॉक्स ऊपर गए हैं और 32 नीचे गिरे, यानी जो परसेंटेज है उन स्टॉक्स की जो नीचे आ रही, जिनकी कीमत नीचे आई, वो कहीं ज़्यादा है। आप यहाँ देख भी सकते हो, ग्रीन में सिर्फ थोड़े से स्टॉक्स हैं, वेरस कितने सारे स्टॉक्स जो हैं रेड में, और बाकी के न्यूट्रल रहे हैं जिनमें के ज़्यादा प्राइस चेंज नहीं हुआ। तो मेजॉरिटी यहाँ इसमें भी रेड में थे, पर इन स्टॉक्स की जो परसेंटेज मूवमेंट थी और इनकी जो वेटेज है इंडेक्स में, उसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल इंडेक्स कहीं निफ्टी में मूवमेंट नहीं दिखाई दी। तो पर अगर हम निफ्टी की जो 50 कंपनीज हैं उनको अगर साइड में रख दें और हम सिर्फ निफ्टी बैंक को देखते हैं, तो हमारे को अब सिचुएशन दिखाई देती है कि सिर्फ 4 बैंक ऐसे थे जो प्राइस में ऊपर गए, 8 बैंक यानी डबल बैंक्स थे जो कि प्राइस में नीचे गिरे। यानी टोटल जो 12 बैंक्स निफ्टी में इंक्लूडेड हैं, उसमें से सिर्फ 4 की प्राइस में इंक्रीज था, बाकी 8 जो थे वो नीचे गिर रहे थे। तो यहाँ से आपको क्या अंदाज़ा दिख रहा है कि हर तरह से ज़्यादातर स्टॉक्स जो थे वो नेगेटिव में जा रहे थे। पर अगर हम सिर्फ इंडेक्स की वैल्यू को देखेंगे तो क्या दिख रहा है हमें कि इंडेक्स की वैल्यू सजेस्ट कर रही है कि कुछ भी मार्केट में नहीं हुआ, मार्केट फ्लैट थी। और अब सिचुएशन ये आज मैं क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि अब आगे आप एक्सट्रीम चीज़ें देखोगे। अगर अब हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में चलते हैं, इस पर भी आऊँगा मिड कैप पे, पर पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 में चलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं उनके बाद जो नेक्स्ट 50 स्टॉक्स माने जाते हैं, जो मेन स्टॉक्स इंडिया में माने जाते हैं, उनको अगर देखें तो सिर्फ 3 स्टॉक्स ऊपर गए, 3 शेयर्स की कीमतें बढ़ी, 47 शेयर्स नीचे गिरे, यानी सिर्फ 6% शेयर्स बढ़ रहे थे, 94% शेयर्स डिक्लाइन कर रहे थे, उनकी कीमत नीचे गिर रही थी। तो जब आपको एक मार्केट ऐसी दिखाई दे जिसमें 94% शेयर्स की प्राइस गिर रही है और सिर्फ 6% शेयर्स की प्राइस ऊपर जा रही है, उसको नॉर्मली एक मार्केट क्रैश का नाम दिया जाता है कि अक्रॉस सेक्टर्स मार्केट क्रैश कर रही है। पर अगर आप सिर्फ इंडेक्स को देखोगे तो आपको वो दिखाई नहीं देगा, आपको वो दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से अगर हम निफ्टी 100 की बात करें तो 21 स्टॉक्स जो थे वो बढ़ रहे थे और 78 स्टॉक्स जो हैं वो डिक्लाइन कर रहे थे। यानी आप प्रपोर्शन कहीं भी निकाल लो, यहाँ पे भी प्रपोर्शन लें तो 21% स्टॉक्स जो हैं
वो आपके इंक्रीज कर रहे थे। 80% स्टॉक्स जो थे ऑलमोस्ट वो डिक्लाइन में थे। निफ्टी 200 में देखें तो परसेंटेज और भी बिगड़ जाती है, क्योंकि ये 200 स्टॉक्स को डिफाइन करता है। तो उसमें से सिर्फ 29 यानी कि सिर्फ अराउंड 15% स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे। 85% स्टॉक्स जो थे उनकी कीमत गिर रही थी। तो 500 में देख लो तो भी आपको सिमिलर मिलेगा कि अराउंड 10% स्टॉक्स जो थे वो ऊपर जा रहे थे, 90% स्टॉक्स जो हैं वो नीचे गिरे। अब इसके बाद अगर आप मिड कैप देखना चाहो तो वहां भी बुरे हाल हैं। 8% जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर जा रहे थे, 92% स्टॉक्स गिर रहे थे। स्मॉल कैप में तो बहुत ही बुरा हाल था कि सिर्फ 2% स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे और 97-98% स्टॉक्स जो थे वो नीचे गिर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे अगर निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स को देखते हैं तो उसमें भी प्रपोर्शन काफ़ी बिगड़ा हुआ है। ज़्यादातर कंपनियां जो थी वो नीचे गिर रही थी। पर अगर आप सिर्फ इंडेक्स वैल्यू को देखोगे, सिर्फ इंडेक्स वैल्यू को देख के ट्रेड करोगे तो यहाँ आप गलती कर जाओगे। आप मार्केट में क्या चल रहा है उसको समझ नहीं पाओगे। अब ऐसा होता क्यों है? अगर वैसे एक चीज़ और इससे पहले बता दूं, बीएसई में देखोगे तो बीएसई में भी आपको सेम ट्रेंड तकरीबन दिखाई देगा कि सेंसेक्स जो है उसमें तकरीबन क्योंकि इसमें कम कंपनीज होती हैं, सिर्फ 30 कंपनीज होती हैं, तो यहाँ पे बैलेंस है। पर बाकी जगह आप देखोगे तो रेड बार्स जो हैं वो ग्रीन से कहीं ज़्यादा बढ़ी। इसका मतलब क्या है कि कहीं ज़्यादा शेयर्स जो थे उनकी कीमत गिर रही थी और कुछ ही कंपनीज थी जिनके जो प्राइसेस थे वो ऊपर जा रहे थे। पर सेंसेक्स जो है वो ओवरऑल थोड़ा सा ऊपर गया। तो इसीलिए जो सेंसेक्स है या निफ्टी है, इसके नंबर को देख के सिंपली हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ओवरऑल मार्केट, अंडरलाइंग मार्केट क्या कर रही है, वहाँ पे तेज़ी है या मंदी है, वो हम नहीं बता सकते। आपको ये जो सेक्टोरल एनालिसिस होता है ये करना इसीलिए ज़रूरी होता है। चाहे आप सेक्टर एनालिसिस करो ना करो, मैंने किसी सेक्टर को नहीं देखा यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये नहीं देख रहा हूँ कि आईटी सेक्टर कैसा कर रहा है, बैंकिंग कैसा कर रहा है, क्योंकि सेक्टर में प्रॉब्लम आ सकती है। कभी मेटल्स एकदम नीचे गिर जाते हैं, कभी जो एनर्जी सेक्टर है वो नीचे आ जाता है। पर यहाँ पे जो निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, सेम वे बीएसई 100, बीएसई 200, बीएसई 500 है, ये टॉप की जो 30 या 50 कंपनीज हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की जो कंपनीज हैं, मेन कंपनीज जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, इंडियन इकोनॉमी में काम करती हैं, उनको मिला के दिखाता है। तो यहाँ एक ह्यूज डिस्पैरिटी थी कि अगर हम टॉप की 50 कंपनीज को देखें तो अलग सिचुएशन दिख रही है, पर जैसे ही हम उसमें बाकी 450 कंपनीज ऐड करके टॉप की 500 कंपनीज को कलेक्टिवली देखते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल अलग दिख रही है। तो अब ऐसा क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था? तो सबसे पहली चीज़ कि पिछले कुछ हफ्तों में निफ्टी ने अच्छी खासी रैली दिखाई है। सारे जो इंडेक्सेस हैं, सारे जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर गए हैं, पर निफ्टी से कहीं ज़्यादा तेज़ी जो है वो दिखाई गई है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप जो हैं, अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस देखे हैं, वो निफ्टी से ऑब्वियसली ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो वो ऊपर भी जल्दी जाते हैं और नीचे भी जल्दी आते हैं। तो यहाँ पे ये माना जा रहा है कि जो अभी तक रैली दिखी थी उसमें जो प्रॉफिट टेकिंग है, जो प्रॉफिट बुकिंग है, वो अब की जा रही है, जिस वजह से प्राइसेस गिर रहे हैं। तो अगर आप स्मॉल कैप या आप मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो, जहां आपने अच्छी वैल्यूएशन पे खरीदा हुआ है और अभी भी आपके जो रैली के बाद भी स्टॉक्स ओवर वैल्यूड नहीं हुए हैं, तो उनको होल्ड करना चाहिए मेरी ओपिनियन में। उनसे बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे यहाँ पे ये करेक्शन आ गया। पर अगर कोई स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो चुके हैं और वो स्मॉल कैप और मिड कैप में है तो वहाँ से एग्जिट लेना चाहिए, वहाँ प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। ये मैं बार बार अलग अलग वीडियोस में चीज़ बोलता हूँ कि पैसा तभी बनता है जब आप प्रॉफिट को बुक करते हो। जब आप प्रॉफिट को बुक नहीं करते हो तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट रहता है। और इस तरह का मार्केट क्रैश जब भी होगा, अगर आप आज बाकी सेक्टर्स को देखोगे जो मिड कैप या स्मॉल कैप हैं, 8-6% स्टॉक्स नीचे गिरे। ओवरऑल जो इंडेक्स है वो 3%, 4%, 5% नीचे आया है। पर अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखोगे तो 8-9%, 7% स्टॉक्स नीचे आए। तो वहाँ पे एक करेक्शन क्रिएट हो रही है और जो आप बुक्स में प्रॉफिट लेके बैठे हो, अगर आप बुक नहीं करोगे तो वो प्रॉफिट आपका नहीं है, वो कभी भी चला जाता है। तो अगर स्टॉक्स जो आप होल्ड कर रहे हो वो अंडर वैल्यूड है तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये रैली कंटिन्यू करेगी जब तो वापस ऊपर जाएगा। पर अगर कोई चीज़ ओवर वैल्यूड है तो उसको प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहिए। और जब दोबारा ऐसा मौका मिले कि जैसे अब आज क्रैश हुआ है, नीचे आई है मार्केट, तो वहाँ पे दोबारा से एंट्री ली जा सकती है। तो ये हमारी पहली लर्निंग है यहाँ से। दूसरी लर्निंग जो इस सिचुएशन से देखने को मिलती है वो ये कि जो एक ये कहा जाता है ना कि ब्लू चिप कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, उसका
वजह यही होती है। और ये मैंने आप मेरे अगर 3-4 वीडियोस में मैंने बार-बार अलग-अलग जगह पे मेंशन किया है कि जब भी आप स्मॉल कैप या मिड कैप पोर्टफोलियो बनाते हो तो उसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आप पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देना चाहते हो तो आपको एक मिक्स रखना पड़ता है जिसमें आपके जो ब्लू चिप्स हैं, जैसे आपके एचडीएफसी बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, ये जो बड़ी कंपनीज है ना, जो हिलती नहीं है चाहे मार्केट में कैसी भी कंडीशन आ जाए, ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देती है। इनमें रिटर्न्स कम मिलेंगे, ये क्योंकि ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहती, बहुत जल्दी ये ग्रो नहीं करती। ऑलरेडी ह्यूज कंपनीज हैं तो ना ये बहुत जल्दी श्रिंक कर सकती है, ना ये बहुत जल्दी ग्रो कर सकती हैं, पर ये कंपनीज स्टेबिलिटी देती हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए आपको कुछ पोर्शन पोर्टफोलियो को एलोकेट करना चाहिए, और फिर रिटर्न्स, हाई रिटर्न्स के लिए जिसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी साथ में आएगी, वो पोर्टफोलियो भी आपको एलोकेट करना चाहिए। पर जब भी आप मिड कैप स्मॉल कैप में जाओ तो वहाँ हमेशा तभी इन्वेस्टमेंट करो जब वो अंडर वैल्यूड है, जब फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जब कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो अच्छे हैं, जब बिजनेस जो उनका एनवायरनमेंट है वो अच्छा है, जब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। नहीं तो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स जो हैं बहुत वॉलेटाइल होते हैं, ज़रा सा भी कुछ बिगड़ेगा तो वो एकदम हैमर की तरह नीचे गिरते हैं, जैसे कि आज हुआ। आज चाहे रीज़न प्रॉफिट टेकिंग था, कुछ किसी कंपनी में ख़राब नहीं हुआ है, पर एक इतनी ज़बरदस्त रैली जब पीछे आ जाती है कि निफ्टी जो है उससे बढ़ के 20-30% ऊपर जा रहा है स्मॉल कैप मिड कैप, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होनी है या कोई भी रीज़न बनना है, करेक्शन आके रहेगा। चाहे उसको आप प्रॉफिट बुकिंग कह लो, चाहे ओवर वैल्यूएशन कह लो, कोई कुछ नाम दे लेगा उसको। फैक्ट ये है कि ग्रेजुअली चीज़ जब ऊपर जाती है, के साथ साथ उसकी अर्निंग्स रिपोर्ट हर क्वार्टर इंप्रूव हो रही है और फिर प्राइस ऊपर जा रही है, तो वो एक सस्टेनेबल प्राइस मूवमेंट होता है। बट जब भी प्राइस एक रॉकेट की तरह ऊपर जाती है कि अर्निंग्स आई, पर एक अर्निंग्स आई और प्राइस ने 4 बड़े मूव्स ऊपर ले लिए, तो वहाँ पे करेक्शन होना लाजमी है। अगर फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं तो वो करेक्शन के बाद भी दोबारा ऊपर जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहता। लॉन्ग टर्म में वो चीज़ ऊपर जाने ही वाली है, बट वो इवैल्यूएशन करना हमारा काम है। और शॉर्ट टर्म में आपको अपनी साइकोलॉजी मैनेज करनी है, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कितनी वॉलेटिलिटी, कितना ड्रॉडाउन जो है आप अपना बर्दाश्त कर सकते हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं उनका पोर्टफोलियो सिर्फ 10% नीचे आ जाए, वो बेचने पे आ जाते हैं कि मेरा तो नुकसान हो गया, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंस से खरीदते हैं और उनका पोर्टफोलियो 50% भी नीचे आ जाए, उन्हें पता होता है कि हमने सही खरीदा हुआ है, अगर मौका बनेगा और कहीं सोर्स से पैसा आएगा तो और खरीदेंगे। तो वो एक डिफरेंस होता है माइंडसेट में, वो डिफरेंस होता है एक्सपीरियंस में, वो डिफरेंस होता है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी या इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी में, कि आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हो, और दूसरा आपको अपने एनालिसिस पे कितना कॉन्फिडेंस है। जो स्टार्ट कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं होता, तो आपको कॉशन से चलना है, अपने दिमाग के साथ खेलना नहीं है। अपने दिमाग को ऐसी सिचुएशन में डालो ही नहीं कि वो पैनिक करे, ओवरलोड हो और गलत डिसीजन ले। अगर एक बार आप 10-15 साल इस फील्ड में लगे रहोगे, आपके हाथ बैठ जाएगा, एक्सपीरियंस बैठ जाएगा, आपने मल्टीपल मार्केट क्रैशेस एक्सपीरियंस कर रखे होंगे, आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ क्रैश होता है, 20, 25, 30%, 40% का क्रैश होता है, पर प्राइसेस वहाँ से फिर रिकवर करती हैं। और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उस सिचुएशन को 10-12 बार देख चुके होगे कि कभी 5% क्रैश हो गया, कभी 10% क्रैश हो गया। अगर छोटे मोटे क्रैशेस मिलाए जाएँ तो साल में कम से कम 2-3 बार मार्केट क्रैश हो जाती है, करेक्शन हो जाता है। तो आपके 10 ईयर्स में कम से कम 30-40 बार ऐसे छोटे मोटे और बड़े क्रैशेस में आपको एक्सपोजर मिल जाता है, और फिर वो आपको चीज़ परेशान नहीं करती, बिकॉज आपने उसको उतना देखा हुआ है। तो आई होप कि दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए। नंबर 1 कॉन्सेप्ट कि कभी भी इंडेक्स को, सिर्फ बहुत लोग क्या करते हैं ना, इंडेक्स आज ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उस बेसिस पे वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। मत करो। हमेशा इंडिविजुअल जो इंडेक्स है उसके साथ साथ जो ब्रॉडर इंडेक्सेस होते हैं जिसमें कि 200-500 कंपनीज इंक्लूडेड हैं, उसको भी देखो। मोस्टली ये मैच करते हैं, पर जब इतना बड़ा आउटलायर आ जाए जैसे आज आया है, तो ये एक स्पेशल सिचुएशन होती है। इसका मतलब क्या है कि जो बड़ी कंपनीज हैं जो इंडेक्सेस में, उनको कंट्रोल किया जा रहा है कि वहाँ पे सेलिंग नहीं करी जा रही, पर उसके अलावा नीचे की जितनी कंपनीज हैं उनमें दबा के सेलिंग करी जा रही, क्योंकि एक कॉमन मैन जो है वो नॉर्मली इंडेक्स को देख के चलता है। जो ये ब्रॉडर इंडेक्सेस होते हैं उनको नोटिस नहीं किया जाता। तो उतने में जो ये प्लेयर्स हैं जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ये फटाफट जाएंगे और सेल करते रहेंगे, प्राइसेस गिराते रहेंगे, और एक आम आदमी को रियलाइज़ भी नहीं होगा कि अरे इंडेक्स तो वहीं का वहीं खड़ा है, हमें तो पता ही नहीं चला कि स्मॉल कैप या मिड कैप में जो है 10-12% मार्केट नीचे आ चुकी है क्योंकि इतनी सेलिंग होगी। तो वो एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी आप मार्केट को स्टडी करो, एक उसका आइडिया लेना चाहो, तो ब्रॉडर इंडेक्सेस को चेक करो। दूसरा, अगर कभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप में आप इन्वेस्टेड हो जहां स्टॉक्स आपके ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, आपने लो प्राइस पे खरीदे थे, अब एक रैली आई ऊपर जाके वो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं,
आप वहाँ पे सेल करो, चाहे पार्शियल सेल करो पर प्रॉफिट बुकिंग करो, क्योंकि वहाँ पे करेक्शन आएगा, और जब आएगा तो एक स्टीप करेक्शन आता है, क्योंकि ये दोनों सेक्टर्स स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, और वो करेक्शन में आपके सारे बने हुए प्रॉफिट्स निकल जाएंगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं। और तीसरा चीज़ कि अगर आप इस चीज़ में घुसना चाहते हो तो अपना पोर्टफोलियो इस तरह से डिज़ाइन करो, वो रिस्क लेके आओ, वो ड्रॉ डाउन अपने पोर्टफोलियो में बनाओ जिसको आप टॉलरेट कर सको, जिसको आप साइकोलॉजिकली हैंडल कर सको। ऐसा पोर्टफोलियो मत बना लो कि आपने हाई रिस्क के चक्कर में सारे जो हैं वॉलेटाइल स्टॉक स्मॉल कैप के डाल लिए, पर अब जब वो ड्रॉ डाउन आता है 20-30% का, जब ऊपर जाता है तो आप खुशी से लेके बैठ जाते हो कि हाँ ऊपर जा रहा है, पर जैसे ही वो 20-30% का करेक्शन आता है वहाँ आपसे बर्दाश्त नहीं होता और वहाँ पैनिक कर जाते हो, आपको अपने पे डाउट होने लग जाता है। तो ये 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लोगे तो जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है वो जर्नी आपकी कहीं ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। और ये स्पेसिफिक सिचुएशन मार्केट में बहुत रेयरली क्रिएट होती है कि मेन इंडेक्स जो है सेंसेक्स और निफ्टी वो बिल्कुल अलग चल रहा हो, और उसके अलावा मतलब पूरा लाइन में जो है ना, जिसको हम ब्लड बाथ कह सकते हैं, वो आज हुई है कि अगर सिर्फ अब निफ्टी 50 और 100 और 200 और 500 में देखो, 500 में ये 50 स्टॉक्स भी होते हैं, तो आप ये देखो 500 में से 47 स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, तो 47 में से 19 तो यहीं पे हैं, तो यानी ये 453 में से सिर्फ 28 स्टॉक्स ऐसे थे बाकी के जो ऊपर जा रहे थे। तो आप प्रपोर्शन निकाल के देख सकते हो कि मतलब हार्डली जो है 10% से भी कम है। 90% स्टॉक्स जो हैं वो पैसा लूज कर रहे थे, उनकी शेयर प्राइस नीचे गिर रही थी। तो जो भी ये मेन इंडेक्स में इन्वेस्टेड नहीं, और इंडेक्स में भी अगर मतलब मैं देखूं तो सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6-7 कंपनीज हैं जो पॉजिटिव में है, बाकी मेजॉरिटी कंपनीज जो है यहाँ पे नेगेटिव में चल रही हैं और मेजॉरिटी न्यूट्रल में। तो ऐसी सिचुएशन बहुत रेयरली क्रिएट होती है और इस वक्त मार्केट को ध्यान से देखना ज़रूरी होता है। जो प्रिकॉशन पॉइंट्स मैंने बताए वो मैं आपको उसका ध्यान रखो, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा डेफिनेटली उसको। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।